हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है। आप यदि परास्नातक कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जहां आपको विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एक सम्मानित पद पर बैठने का मौका मिले, तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। इस समय बहुत जोरदार हल्ला चल रहा है बिहार में बेट को लेकर के। ये क्या है? इसको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। अब ये बेट है क्या? दरअसल इसको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स में इसमें आप अपीयर हो सकते हैं, क्या इसका सिलेबस है, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं, अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें जा सकते हैं कि नहीं, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बहुत आसान भाषा में और तथ्यपरक बातचीत हमारी आपसे होगी। इसी तथ्यपरक बातचीत के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है ना। इसको SLET के नाम से जाना जाता है। और जैसे नेट होता है ना, आप जानते होंगे जिस प्रकार से नेट की परीक्षा होती है, इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में सेट का एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसी को। और इसी तरह यहां पर SLET कराया जा रहा है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी यहां पर केवल और केवल आपको इस परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी मिलेगी, यानी पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता अर्जित कर लेंगे। अगर आपके पास नेट नहीं है तो बिना नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता केवल यहीं से मिल रही है। जरा समझिएगा कि ये क्या है। आप देख पाएंगे तो आपके स्क्रीन पर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए SLET कराया जा रहा है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है, जहां पर अनुराग प्रधान जी का कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये आयोजित होने के बाद परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की बदली प्रक्रिया में, बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है। और इसका जो ड्राफ्ट है वो बिहार लोक भवन ने जारी किया है। लोक भवन ने जो ड्राफ्ट जारी किया वो मैं अभी आपके सामने लाऊंगा, सारी डिटेल वहीं से आपको दूंगा, एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। और ये परीक्षा UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के तर्ज पे होगी। पूरे देश भर में नेट परीक्षा आयोजित की जाती है और नेट परीक्षा के तर्ज पर ही अलग अलग राज्य, ज्यादातर राज्य कह सकते हैं, सेट एग्जामिनेशंस लेते हैं। दरअसल ये एग्जामिनेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं बात करूंगा आपसे सेट एग्जामिनेशन की, SLET की, तो ये SLET यानी कि ये जो बेट के नाम से अभी ये एग्जामिनेशन हो रहा है, ये इसके पहले 2 ही बार कराया जा सका है। मैंने 1997 में और 2002 में, 1997 में ये एग्जाम हुआ है और 2002 में ये एग्जाम हुआ था। उसके बाद अब आप 2026 में इस एग्जाम को देखने जा रहे हैं। 6000 प्लस वैकेंसीज, यानी कि इतना बड़ा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज तक देखने को नहीं मिला है। बिहार राज्य होगा जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए इतनी हाई लेवल की वैकेंसीज आएंगी, इतनी ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल MA, MSc या MCOM रखा गया है, यानी मास्टर्स रखा गया है। वे विद्यार्थी जो परास्नातक कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा इस बात को, कंप्लीट कर चुके हैं 55% अंकों के साथ। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 50% अंकों के साथ। ध्यान रखिएगा, अन्य राज्य के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको 55% अंक चाहिए होंगे। अब एक एक बात पर चर्चा होगी। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझाऊंगा, तो एलिजिबिलिटी की समझ विकसित कर लीजिए। जरा सा 2 मिनट का समय दे करके आप देखिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो प्रत्येक वो युवा जिन्होंने PG कंप्लीट कर लिया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर आपकी PG कंप्लीट हो चुकी है, कितने प्रतिशत अंकों के साथ? 55% अंकों के साथ। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 50% अंकों के साथ। अच्छा, ये अभी एक मसौदा जारी किया गया है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आते आते लगभग मान के चलिए कि जुलाई के 2nd सप्ताह तक का समय लग सकता है। मुझे लगता है कि तब तक जो विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का हिस्सा होंगे उनका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो वो भी अपीयर कर सकेंगे इस एग्जाम में। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको बिहार राज्य सरकार के साथ कि केवल परास्नातक यानी PG किया हुआ विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर हो सकेगा बेट के भरोसे। ये राज्य सरकार की एक नई व्यवस्था है और इसकी व्यवस्थाओं को आप जो है देख सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या चाहिए होगा?
तो इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, जैसा कि आपको बताया गया कि इसका एग्जाम का पैटर्न जो है वो नेट की तरह ही होगा। तो नेट एग्जामिनेशन की तरह ही होगा। तो इसमें 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 2 अंकों के लिए ये, और 100 क्वेश्चन जो है आपके ये 2 अंकों के लिए, 2 अंक यहां पर भी आपको मिलेंगे। और ये 50 क्वेश्चन जो होगा ये जनरल पेपर होगा, इसको मैं जीपी लिख दे रहा हूं, जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर में क्या क्या आएगा मैं अभी आपको समझा देता हूं। और ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका हो, कंसर्न सब्जेक्ट आपका जिस विषय से आप पीजी हैं, जैसे हिंदी से हैं तो हिंदी होगा, इतिहास से हैं तो इतिहास होगा, भूगोल से हैं तो ऑब्वियसली भूगोल होगा, हाँ, कंप्यूटर साइंस से है तो कंप्यूटर साइंस होगा, मैथ्स से है तो मैथ्स होगा, साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस बैकग्राउंड से होगा, ह्यूमैनिटीज से है तो ह्यूमैनिटीज से होगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स से होगा। तो इस तरह से करके कितने विषयों में ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। तो ये पूरा प्रोग्राम होगा जहां पर आप देख सकते हैं कि 100 नंबर आपको जनरल पेपर से और 200 नंबर आपको कंसर्न सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। और ये कुल 300 नंबर का एक पेपर होने वाला है, 300 मार्क्स का। और ये 300 नंबर का जो पेपर होगा ये 3 आवर्स का होगा, जैसा कि आपका नेट एग्जामिनेशन होता है। ये 99.9% चांस है, क्योंकि ये साफ साफ मसौदे में कह दिया गया है कि नेट के तर्ज पे ही ये परीक्षा होगी। इसमें 19-20 का कुछ परिवर्तन अगर लागू होगा सब्जेक्ट वाइज तो उसकी जल्द से जल्द सूचना जैसे ही प्राप्त होती है मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से जरूर दे दूंगा। अच्छा, अब इसके सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका सिलेबस कैसा हो सकता है, तो नेट का सिलेबस ही इसका सिलेबस होगा। एग्जाम पैटर्न में एक चीज और स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कोई भी नकारात्मक अंक आपके लिए नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए, नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे यूजीसी नेट होता है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेंगी। एक सबसे जरूरी बात कि सर ये एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो एग्जामिनेशन है, अब मैं यहाँ पर एक तर्क ही दे सकता हूँ क्योंकि अभी इसके विषय में कुछ कहा नहीं गया है, कोई मसौदे में ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि ऑनलाइन माध्यम से होगा कि ऑफलाइन माध्यम से होगा। लेकिन अनुमान समझिएगा, मेरी बात को समझिए कि जब स्टेट हुआ था, जब स्टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था टीचिंग के लिए, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था बिहार का, तो वो सीबीटी मोड पे कराया गया था। जब हाई स्कूल, इंटर और प्राइमरी के लेवल पर ये ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको भी ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन हो सकता है, ज्यादातर चांस है, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराता है सीबीटी, लंबे समय से ऑफलाइन भी करा रहा है, ऑनलाइन भी करा रहा है। ऑनलाइन कराने में उनको कुछ तकलीफ आई तो उसके बाद उन्होंने फिर उसको ऑफलाइन कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, खैर, तो सीबीटी की अगर बात करें तो ज्यादातर चांस है कि ये ऑफलाइन हो सकता है, ऐसा अनुमान है। बाकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अब तो आप लगभग यूज टू हो चुके होंगे कि अब कोई भी परीक्षा हो तो हम ऑनलाइन भी देने के लिए तैयार हैं और ऑफलाइन भी तैयार हैं। बाकी आप प्रैक्टिस दोनों के लिहाज से करते रहिएगा, इस पर स्पष्ट कुछ कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा। ये जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूं इस टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि किन विषयों में आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। देखिएगा, पहले तो आप समझिए कि इसमें क्या होने वाला है, इसके मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। जो बात कोई कर ही नहीं रहा है वो सबसे जरूरी बात है, उस पर चर्चा मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। गौर से समझिएगा मेरी बात को। देखिए, एनेक्सर 1 में ये कहा गया है मसौदे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल सिलेक्शन के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्क्स को, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटीज, है ना। तो रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाएंगे, जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे आप लोगों के, इसमें जो सब्जेक्ट विल बी ऑफ 160 मार्क्स एंड ऑफ 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। जो सब्जेक्ट है आपका वो 160 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो नंबर आपको मिलेंगे रिटन एग्जामिनेशन में उसका 80%, यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि लिखित परीक्षा में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं 160 में जितने नंबर आपको मिले हैं उसका 80% मार्क्स उठा लीजिए। और क्या कर रहे हैं, सेकंड पे देखिए, इंटरव्यू विल कैरी टू टोटल 40 मार्क्स, 20% ऑफ द वेटेज, यानी 40 नंबर जो है वो आपको कहां से मिल जाएंगे, इंटरव्यू से मिल जाएंगे।
ठीक है, इंटरव्यू से मिल जाएंगे। 20% यहां पर आपको दे दिया जाएगा। तो 20% आपके इंटरव्यू का, जैसे मान लीजिए 40 में 20 नंबर आप पाए तो 20 का 20%, गौर करिएगा, इसमें गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहां पर 160 में से 100 नंबर पाए तो 100 का 80%, ये टोटल निकाल करके जितना नंबर आपका आता है इसी नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा सेट या स्लेट में। ये जो अपॉइंटमेंट है ये स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और जो एजेंसीज होंगी वो ऑथोराइज्ड होंगी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। तो जो मेरिट है, ये रिकमेंडेड कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द टोटल 200 मार्क्स, यानी 200 नंबर का कंप्लीट ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे कि अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहां पर जो आपका नेट एग्जामिनेशन हो रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 300 नंबर का होता है, लेकिन यहां पर आपको नंबर 200 ही देखने को मिल रहे हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो 160 और कितने पर 40 पर किया जा रहा है। और इस 160 रिटेन एग्जामिनेशन का 80% नंबर और इसका 20% नंबर मिला करके आपका फाइनल सिलेक्शन निकाला जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसा ही है, एक जनरल पेपर और एक सब्जेक्ट कंसर्न पेपर आपका देखा जाएगा। अब इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये खुद ही जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी इसके विषय में थोथा आकलन करना मुझे उचित नहीं लगता, ठीक है। आइए अब आपको बता दें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो आप अगर क्लियर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं लास्ट में, थोड़ा मुझे सुन लीजिए तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गौर करिएगा तो यहाँ पर अरबी सब्जेक्ट में कुल 30 सब्जेक्ट है, माफी चाहूंगा कुल 52 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके पास। 52 विषयों में जो है ये भर्ती देखने को मिलने वाली है आपको 52 विषयों में। हालांकि नेट की बात करें तो कुल 82 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 30 सब्जेक्ट्स इन्होंने रिप्लेस कर दिए हैं। तो आप किन किन सब्जेक्ट्स में इसको देखने को मिल जाएगा, तो आपके लिए अरबी सब्जेक्ट है, आपके लिए इंग्लिश है। अब इंग्लिश के लिए किन सब्जेक्ट्स में आपने पीजी कर रखा हो, तो फोक लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, लिटरेचर इंग्लिश हो या फिर कॉम्पिटिटिव लिटरेचर हो, ट्रांसलेशन स्टडीज हो, ये आपके इनमें से किसी में भी अगर आपने पीजी कर रखा है। जैसे पीजी जब आप करने जाते हैं ना, जैसे हिस्ट्री से आप पीजी करने गए तो एक तो मेडिकल हिस्ट्री से कहीं कहीं पीजी होता है, कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, कहीं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है पीजी में। जैसे हिंदी से ही अगर आप पीजी करने गए तो उसमें साहित्य के अनेक अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उससे भी कई बार जैसे काव्यशास्त्र में अलग ही पीजी हो रहा है कई जगहों पर विश्वविद्यालयों में, तो वो भी इसमें मान्य होंगे। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत समतुल्य विषय भी बता दिए हैं कि जैसे अगर कहीं समकक्ष लिख दिया जाए तो समकक्ष शब्द का क्या मतलब है, सिमिलर सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, वहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। उर्दू के स्टूडेंट्स, फारसी के स्टूडेंट्स, उर्दू के लिए केवल उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ हो, फारसी के लिए अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि समतुल्य विषय क्या होगा, फारसी पढ़ रखा हो, मैथिली में भी है, संस्कृत में जो विद्यार्थी हैं वो एमए इन संस्कृत लिटरेचर हो, एमए संस्कृत साहित्य से हो, संस्कृत या कल्चर से एमए किया हुआ हो, संस्कृत लैंग्वेज या लिटरेचर से एमए किया हुआ हो। ऐसे ही हिंदी में भी इन्होंने बहुत क्लियर बता रखा है कि हिंदी के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो हिंदी के लिए इन्होंने बता रखा है कि भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर हो या त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर अगर आप कर रहे हैं, जैसे 3 साल का भी स्नातक होता है ना कई जगहों पर, 3 इयर्स यूजी प्रोग्राम भी होते हैं, 3 इयर्स यूजी प्रोग्राम या 4 ईयर यूजी प्रोग्राम अगर आपने किया हुआ हो तो वहां पर त्रिवर्षीय स्नातक किया हुआ हो तो उसमें मुख्य विषय के रूप में हिंदी विषय होना चाहिए। मतलब कि पीजी बेशक आपने हिंदी से कर रखा हो लेकिन आपके यूजी में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी जरूर चुना हो, तभी आप यहां वैलिड हैं। दूसरा, तुलनात्मक साहित्य में आपने पीजी कर रखा हो। तीसरा, अनुवाद विज्ञान में यानी ट्रांसलेटर के लिए भी आप पढ़े हुए हो तो भी इसमें एलिजिबल हैं। और चौथा, लोक साहित्य में अगर आपने पीजी कर रखा है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन तीनों में ही इस बात को बहुत क्लियर तरीके से इसने बता रखा है कि अगर आपने अपने यूजी में हिंदी नहीं रखा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी देख लें, एमए मेडवल या मॉडर्न से कर रखे हो, मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री से, एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री हो, एमए इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हो, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर हो, एमए इन कंपोजिट हिस्ट्री हो या हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट हो, हिस्ट्री हो, ट्रेडिशनल हिस्ट्री हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या क्या सब्जेक्ट हैं तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व संस्कृत एशियन में भी यहाँ पर आपके पास हैं। फूड साइंस,
न्यूट्रिशन में भी आपके पास यहाँ पर है, होम साइंस वगैरह आपने कर रखा हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। साथ में गृह विज्ञान के लिए भी बता रखा है कि आपने इतने में से होम साइंस से, फूड से, ह्यूमैनिटीज से, डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड से, होम साइंस फूड से, होम साइंस टेक्सटाइल से, न्यूट्रिशन डाइटिशियन इत्यादि, इन सब में से किसी में भी आपका पीजी है तो आप गृह विज्ञान से भरिए। ऐसे ही पीएमआईआर या एलएसडब्ल्यू करके है तो लेबर साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ज्योग्राफी के लिए एमए इन ज्योग्राफी होना चाहिए। तो इनमें से अगर आप किसी में हो तो आप जो है एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आप अलग सब्जेक्ट में अगर आज जाएंगे तो देखिए राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, सारे आप देख लीजिए, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है, ग्रामीण अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है, और साथ ही केमिस्ट्री है, वनस्पति शास्त्र है ना, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, और इसके साथ साथ आपके पास जंतु विज्ञान है और संगीत है और बांग्ला है। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 30 सब्जेक्ट्स है। पर्यावरण है, वाणिज्य है, साहित्य है, साहित्य में आचार्य साहित्य, आचार्य संस्कृत विश्लेषण साहित्य, और या फिर कोई भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हो, संस्कृत साहित्य में आचार्य कर रखा हो, जैसे बीएचयू वगैरह में इसके कोर्सेज होते हैं। बिहार में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे इस कोर्सेज को कराए जाते हैं, तो उनमें से भी आप भर सकते हैं। व्याकरण से नव्य व्याकरण या प्राचीन व्याकरण पढ़ रखा हो तो अलग से आप व्याकरण के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ज्योतिष में अगर आपने गणित, फलित या सिद्धांत ज्योतिष में से किसी में भी ज्योतिष कर रखा हो तो आप कर सकते हैं। कर्मकांड, धर्मशास्त्र और पुराण, ये कुल 34 सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बता रखे हैं। इन विषयों से पीजी किए हुए स्टूडेंट्स जो है इस बेट एग्जाम के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ जैसे दर्शन हो गया, अंबेडकर विज्ञान हो गया, मानव शास्त्र, भूगर्भ, गांधी विचार, विधि अंगिका, ये सब कुछ विषय है। बायोकेमिस्ट्री है, रूरल स्टडीज है, पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब सब्जेक्ट में पाली प्राकृत जो लोक भाषा, लोक जो बोलियां हैं, उनमें भी अगर आपने पीजी कर रखा हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे भोजपुरी वगैरह भी है तो इसमें से भी आप दे सकते हैं, मास कॉम वगैरह कर रखा है। तो इतने विषयों में आप ये फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें क्या खास बात है जो मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है, तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन की एक एक जड़ आपके सामने क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिहार गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराएगी, अपॉइंटमेंट 2025 में क्लियर किया जा चुका है। यहाँ जो टीचर सब्जेक्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूज किया गया है, यूजीसी इसको कंडक्ट कराएगी। तो एक मान के चलिएगा कि इसकी जो तैयारी है वो टोटली यूजीसी के तर्ज पे ही आपको करनी है। आप क्या करिए, जा करके अपने कंसर्न सब्जेक्ट का यूजीसी का सिलेबस डाउनलोड करिए और उसके जो 10 यूनिट्स हैं उसी के बिहाफ पे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। गौर करिएगा, इस एग्जाम में जो विद्यार्थी हैं वो पीएचडी डिग्री जो है नहीं भी किए हैं तो वो एलिजिबल हैं। केवल पीजी के बिहाफ पे जो इसमें एज लिमिट बताई गई है वो मिनिमम एज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर शेल बी 23 ईयर्स, क्योंकि पीजी को भी इसमें मान्यता दी गई है तो 23 साल जो मिनिमम एज है वो बताई जा रही है, और जो मैक्सिमम है वो एज वो 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये काउंट होगा 1 अगस्त से, जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसी ईयर के 1 अगस्त से काउंट होगा। जैसे 2026 में ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो 1 अगस्त से इसकी काउंटिंग होगी, और इसी के बिहाफ पे आपका एज रिलैक्सेशन, जो स्टेट लेवल का जो एज रिलैक्सेशन का फॉर्मूला लागू होता है ओबीसी, एससी, एसटी या वहाँ के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, वो लागू होगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य से आते हैं, जैसे क्वेश्चन भी इसी वीडियो में मुझे बताना है कि अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, तो बिग यस है, एलिजिबल हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट किए जाएंगे और उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन या किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इसकी जो पे स्केल है वो यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पे स्केल होती है वही होगी। इंटरव्यू बोर्ड जो है वो मिनिमम 3 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स वहां पर बैठेंगे जो प्रोफेसर रैंक के होंगे, नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन या कमीशन से रिलेटेड होंगे, और वही आपका इंटरव्यू लेंगे, उन्हीं के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। और जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसका 20% आपके फाइनल मेरिट को जोड़ करके एक मेरिट बनाई जाएगी जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर इसमें मुझसे कुछ रह भी गया हो, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कितनी कितनी छूट है, तो कमीशन जो है वो रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएगा और इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इसमें 50% रखा गया है, यानी कि अगर 50% से कम नंबर अगर आपको मिलता है, कितने में, 160 में से अगर 50% से कम, यानी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 80 नंबर से कम अगर आप यहां पर प्राप्त करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे यहीं पर। यानी 80 से ज्यादा नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा,
और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज सेल बी 50% है। और अगर आप SC हैं, ST हैं, डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो 45% है आपके लिए। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर आप PWD से आते हैं यानी किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज है, तो आपके लिए 45% है। और जो रिटेन एग्जाम है उसका 80% एड ऑन करके ये फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस बनाया जाएगा। रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। रिजर्वेशन के बारे में भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है सारी चीजें। लोक भवन का ये प्रस्ताव है, ये मसौदा है, अभी ये जारी किया गया है और इसके बिहाफ पर ये पूरी की पूरी भर्ती आपकी आने वाली है। ज्वाइनिंग डेट इत्यादि के संदर्भ में भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो स्पेसिफाइड होगा। जो टाइम पीरियड होगा, विद इन द सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द पोस्ट, पीरियड शुड नॉर्मली इन द 1 मंथ, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी नौकरी में होते हैं, यानी कि आप NOC ले करके, जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बच्चे पहले से किसी नौकरी में हैं, जैसे बिहार राज्य के या अन्य राज्यों के बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे ना जो पहले किसी C ग्रुप के या D ग्रुप के सेवा में हैं, तो आप पहले इस फॉर्म को भरने से पहले अपने विभाग से NOC ले लीजिएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब इस फॉर्म को भरिएगा ताकि वो आपको रिलीज कर दें सिलेक्शन के बाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया हो जिसका जवाब मैंने ना दिया हो, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बता दिया है सारा सवाल। सिलेबस UGC के इक्विवेलेंट, अन्य राज्य के विद्यार्थी एप्लीकेबल हैं, जनरल में काउंट किए जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 200 नंबर का पेपर होगा, 160 और 40 का रेशियो लिया जाएगा। 160 का 80%, 40 का 20%। सब्जेक्ट आपको जो जो यहाँ पर आने वाले हैं वो आपको बता दिया गया। एलिजिबिलिटी PG कंप्लीट आपको बता दिया गया। कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको सारी बात बता दिया है। अब आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम को आप डायरेक्टली स्कैन करिए, कुछ नहीं करना है, अपना कैमरा इसके पास ले जाइए, स्कैन करिए, हमें ग्रुप में ज्वाइन करिए। हम इस ग्रुप में ही इसका PDF भी दे देंगे ताकि आपको इसका PDF मिल जाए, आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, और इसका पाठ्यक्रम क्या होने की संभावना है मैं वहीं पर चर्चा कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं कि सर इसके सिलेबस को लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाइए 15-20 मिनट का, जहां पर चर्चा कर दीजिए, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपका कमेंट आएगा तो मैं वो भी कर दूंगा। ये टेलीग्राम है, इसके माध्यम से जुड़िए। बाकी हमारा नंबर है 94 51 17 82 76, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करके, देखिए बिना व्हाट्सएप किए कॉल मत करिएगा। हमारे पास कोई बड़ी टीम नहीं है जो आपसे दिन भर बात कर सके। मैं खुद एक शिक्षक हूं, दिन भर क्लास में रहता हूं, तो आपका फोन उठा पाना आसान नहीं होगा। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं फ्री टाइम आपको दूंगा, उस टाइम पर हमारी बातचीत हो सकती है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। मैं स्पेशली उन बच्चों को पढ़ा सकता हूं जिनका विषय हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी विषय के विद्यार्थी जरूर जुड़िएगा। चाहे बिहार के एस्टेट के लिए आप जुड़ना चाहते हो, चाहे बेड के लिए जुड़ना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे तो आप जो नई भर्ती आने वाली है TRE, इसके लिए जुड़ना चाहते हो, तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप मेरे से अवश्य जुड़िए। मेरी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ पड़ी हुई हैं, आप जाके देखिए। आप मुझे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हिंदी विषय में हमारे कंटेंट का कोई सानी नहीं है। आप देखिए, विश्वास करिए, उसके बाद खुद ही आप कमेंट करिए। आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हम फ्री में बहुत सारी चीजें वैसे भी उपलब्ध कराते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए। आगे आने वाली सभी भर्तियां और उसकी तैयारी के संदर्भ में प्रेप साथी मैं विवेक पांडे, आपका सच्चा शिक्षा साथी, आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।